What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is chapter number 9. इसके अंदर सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो छोटे छोटे हैं और हम बहुत आसानी से इजीली पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, बस समझ के चलना, ठीक है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले यूनिट 1 थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। 5 थियरी हैं जो आपको समझनी है एंड दैट विल बी इट। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चों जितने भी आप लोग चैप्टर्स कर रहे हो एक बार मॉड्यूल से, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से रीडिंग जरूर लगाना, तभी 100% कवरेज होता है ना। अदरवाइज क्या होगा कि छोटी छोटी लाइन टू लाइन तो हम यहाँ नहीं लिख रहे ना, तो वो आपको जरूर पढ़ के चलना है एक बार। बाकी कॉन्सेप्ट्स वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे। सर इंटरनेशनल ट्रेड है क्या? इंटरनेशनल ट्रेड का सिंपल सा मतलब है बेटा, जो हमारे देश और किसी और देश के बीच में हो रहा है। भाई 2 प्रकार का ट्रेड होता है ना, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल जो मेरे देश के अंदर अंदर हो रहा है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। और जो ट्रेड बच्चों एक होम नेशन या डोमेस्टिक नेशन और एक कोई एक्सटर्नल नेशन के बीच में हो रहा होता है, यानी कि एक कंट्री इंपोर्टर है अगर माल बाहर से खरीद रही है, या फिर एक्सपोर्टर है अगर माल बाहर बेच रही है ना, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। देखो क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज बिटवीन द कंट्रीज। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या लिखा हुआ है? देखो बोल रहा है इट अलाउज countries to buy what they lack and sell what they produce। भाई जो चीज आपके पास नहीं है, जो चीज आप नहीं बना सकते, वो आप बाहर से खरीद लो, और जो आप बहुत अच्छे से बनाते हो वो आप बाहर बेच लो, तो आपका मार्केट भी बड़ा हो गया। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस भी होते हैं, वो सब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है बच्चों क्या क्या फायदे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। बहुत सारे फायदे लिखे हुए हैं, देखो बहुत 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 सारे फायदे, ऐसे ही बहुत 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 सारे नुकसान भी है, ठीक है। मतलब लाइन लगा के फायदे लिख दिए, लाइन लगा के नुकसान लिख दिए, तो सर फिर हम फायदे का सौदा माने या नुकसान का सौदा माने? बेटा नेशन टू नेशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। देखो जब जब भी ट्रेड बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो इकोनॉमी में ग्रोथ तो होना तय है, क्योंकि व्यापार से ही ग्रोथ होती है। तो जो सबसे बड़ा फायदा है ना, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने देश में नहीं कर रहे ट्रेड, आप बाहर भी कर रहे हो, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रेड से एफिशिएंसी बढ़ती है, लेबर डिवीजन बढ़ता है, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। दूसरा, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई सिंपल सी बात है, आप अगर सिर्फ अपने देश के अंदर अंदर बिजनेस कर रहे थे तो शायद आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। अब आपने क्या करा, इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू करा, तो आप वो माल बाहर भी बेच पा रहे हो, आपका पोटेंशियल आपको समझ में आ रहा है। बेटा अगर मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और वहां पे मैं ये समझ पा रहा हूं कि मेरे पास अभी और भी समय है, मैं और भी बच्चों को पढ़ा सकता हूं, बट इंडिया में ये पोर्शन इतना ही है, तो मैंने वो टाइम पे अगर इंटरनेशनली पढ़ाना शुरू करा तो मैं अपने पोटेंशियल तक भी गया, मेरे रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन भी हो गया, और इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी जो फर्स्ट पॉइंट में था। तो देखो क्या बोल रहा है, कंट्रीज कैन यूज देयर नेचुरल, ह्यूमन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे। तो ग्रोथ बढ़ेगी, रिसोर्सेज का यूज बेटर होगा, आपको नई मार्केट में जाने का मौका मिलेगा। भाई एक ऐसी मार्केट जहां पे शायद आपके लिए कंपटीशन कम हो। सपोज इंडिया में बहुत कंपटीशन है और हम बाहर एक ऐसी जगह, एक ऐसे कंट्री में जाके माल बेच रहे हैं जहां इतना कंपटीशन नहीं है, तो हमें नई मार्केट्स, नए लोग, नए ट्रेडिशंस, नई टेक्नोलॉजीज को देखने का मौका मिलता है, सीखने को मिलता है। तो नई मार्केट्स और मटेरियल्स को देखने को मिलता है। बिजनेस कैन बाय इनपुट एट अ चीपर रेट्स एंड सेल टू मोर कस्टमर्स। उसके बाद इनोवेशन होता है बेटा। इनोवेशन का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल, जब आप कहीं बाहर पहुंचते हो तो आप नई नई चीजें देखते हो तो आपको खुद कुछ इनोवेट करने का, नया करने का मन करता है, वो आके फिर आप अपने देश में बनाते हो। तो इससे क्या प्रमोट होता है? इससे टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी प्रमोट होता है। उसके बाद सर्विस सेक्टर भी ऐसे ही ग्रो होता है। भाई सिंपल सी बात है ना, सिर्फ गुड्स तो नहीं बनेंगे, सर्विसेज भी बनेंगी। अगर गुड्स बन रहे हैं तो उनको डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज भी चाहिए, पैसे का अच्छा लेन देन के लिए बैंकिंग सेक्टर भी चाहिए।
तो बहुत सारा सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो जाता है जब हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का। सेक्टर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, इनको भी काफी बूस्ट मिलता है। इसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होती है बेटा। क्यों इंप्रूव होती है? फोर्सफुली करनी ही पड़ती है भाई। जब तुम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो ना तो कंपटीशन और बढ़ता है। कंपटीशन और बढ़ता है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी पे भी काम करना पड़ता है। अब आप देखते हो कि हमारे देश में डोमेस्टिक गाड़ियां मेनली कौन कौन सी हैं? टाटा है, महिंद्रा है, ये हमारे देश की गाड़ियां हैं। लेकिन क्योंकि बाहर वाले प्लेयर्स भी हैं, बाहर वाली गाड़ियां भी हैं, तो हमें भी, टाटा महिंद्रा को भी अपने फीचर्स, डिजाइन्स, अपनी सेफ्टी, ये सब चीज पे काम करना पड़ता है। तो कंपटीशन से ना क्वालिटी बेटर होती है, कंपटीशन से लोगों के लिए और चीजें बेटर निकल के आती हैं, ज्यादा चॉइसेस निकल के आती है। तो ये यहां पे लिखा हुआ है बेटा, कंपटीशन लीड्स टू बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपको ज्यादा मार्केट्स मिलेंगी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे आप अपना माल बेच सकते हो। सिमिलरली किसी और को भी मार्केट मिलेगी जब आप बाहर से माल खरीदते हो। तो न्यू मार्केट्स हेल्प कंट्रीज प्रोड्यूस एंड सेल अ वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद नॉलेज शेयरिंग, ये तो हमने पीछे ही देख लिया कि जब हम व्यापार करते हैं किसी और कंट्री के साथ तो हम वहाँ की स्किल्स देखते हैं, हम वहाँ का रिसर्च देखते हैं, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं और फिर हम अपने पे भी वो इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट प्रमोट्स ग्लोबल हार्मनी। ग्लोबल हार्मनी का क्या मतलब है कि अच्छे रिलेशंस बिल्ड होते हैं। भाई जिन कंट्रीज के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कभी नहीं सोचेंगे ना कि इनसे हमारी लड़ाई झगड़ा हो। तो ट्रेड के बहाने अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो जाते हैं, पीसफुल रिलेशंस बिल्ड हो जाते हैं और इकोनॉमी में खुशहाली बनी रहती है। तो देखो क्या बोल रहा है, ट्रेड बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एंड पीस। ठीक है, अब सर लिमिटेशंस देख लो। सर नुकसान भी हो सकता है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं बेटा। नंबर 1 बोल रहा है अनइक्वल बेनिफिट्स, यानी कि जो बेनिफिट है वो बराबर बराबर नहीं होता। जो रिच कंट्रीज होती है उनको ज्यादा फायदा होता है। सर उनको ज्यादा फायदा इसलिए होता है बेटा क्योंकि सिंपल सी बात है कि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। वो तो आपकी मार्केट में घुसेंगे, आपसे पैसा इकट्ठा करेंगे और चले जाएंगे। उनका मेन काम एक्सपोर्ट करना है, वो इंपोर्ट नहीं कर रहे आपसे बहुत कुछ। और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज कर रहे हैं जिनमें उनको कोई वैसे इंटरेस्ट नहीं है और आप उनको वो सामान वैसे सस्ता दे देते हो। तो ज्यादा फायदा पता किसको होता है? रिच कंट्रीज का। रिच कंट्रीज ऑफन बेनिफिट मोर, पुअर का इतना फायदा नहीं है। एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब होता है बच्चों कि जो बड़ी कंट्रीज होती है ना, डेवलप्ड नेशंस जो होती हैं, वो छोटी को एक्सप्लॉइट करती हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं? डोमिनेट करके। ठीक है सर, डोमिनेट कैसे करेंगी? भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मार्केट वाइज भी डोमिनेट करेंगी क्योंकि वो ऐसा चीज लेके आएंगी जो आपके देश में है ही नहीं, है ना। अब हम सपोज इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम सीधा कहाँ जाएंगे भाई? गूगल पे। गूगल कहाँ से चल रहा है? यूएस से। फेसबुक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, कहाँ से चल रहा है? सब यूएस से चल रहा है। अमेजॉन चला रहे हो, यूएस से चल रहा है। तो क्या हमें इंटरनेशनली एकदम से, अब अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो उसमें जो भाई साहब हैं, ट्रम्प भाई साहब, वो बोल रहे हैं कि मैंने वॉर एकदम रुकवा दिया 1 मिनट में। तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ना। तो जो बड़ी नेशंस होती हैं वो हमें पॉलिटिकली भी डोमिनेट करती हैं और मार्केट में इकोनॉमिकली भी डोमिनेट करती हैं कि हमारी मार्केट्स को भी डोमिनेट करेंगे। एकदम से हमें बोल देंगे कि भैया हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे, हम आपके साथ सही से बिजनेस नहीं करेंगे। तो बहुत फर्क पड़ता है बच्चों, हर तरीके से डोमिनेट करके चलती हैं वो, पॉलिटिकली भी और मार्केट वाइज भी। समझे? देखो क्या बोल रहा है, द स्मॉल और पुअर कंट्रीज में बी डोमिनेटेड बाय बिग ग्लोबल कंपनीज। सही। तीसरा प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल डैमेज। हम एक्सपोर्ट, बिजनेस, प्रोडक्शन के चक्कर में अब हमें लगा कि अब तो हम इंटरनेशनल चले गए हैं, तो हम अपने पेड़ वेड़ काट के सब इंडस्ट्रीज लगाने पे फोकस करते हैं, पॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। देखो क्या बोल रहा है, ओवर प्रोडक्शन एंड रिसोर्स मिसयूज कैन हार्म नेचर। राइट। उसके बाद बोल रहा है बेटा स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। क्या? इकोनॉमिक क्राइसिस। सर इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे फैलेगा? एक बात समझो, फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस का बहुत अच्छा ट्रेड चलता है, ठीक है। तो बताओ क्या बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी पैसे के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट होगी? क्योंकि हम तो इनको माल बेचते हैं। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमी अच्छी चलती है तो हमारी भी अच्छी चलती है भाई। सिंपल सी बात है या नहीं है? अब सपोज यहाँ रिसेशन आ गया, यहाँ मंदी आ गई, सब कुछ डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डिमांड गिर रही है, लोग सामान नहीं खरीद रहे, मंदी आ रही है,
तो फिर हमारा भी माल बिकना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों एक से दूसरा नेशन जब जुड़ा होता है ना, तो उस देश में जो भी हो रहा है वो आपके ऊपर भी इंपैक्ट डालता है। यहां अच्छा हो रहा है तो आपका भी अच्छा होगा, यहां खराब होगा तो आपका भी खराब होगा। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम्स इन वन कंट्रीज इकोनॉमी कैन क्विकली स्प्रेड टू अदर्स। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंसी इश्यूज, ये तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया। अगर बहुत ज्यादा रिलाय करते हो तो फिर उससे आपकी इंडिपेंडेंस और कल्चर पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग आपको डोमिनेट करते हैं हर तरीके से। उसके बाद डिस्टॉर्टेड इन्वेस्टमेंट्स। डिस्टॉर्टेड इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है बेटा, कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई बाहर से बढ़िया पैसा बन रहा है, एक्सपोर्ट बढ़िया हो रहा है, तो चलो वहां जाके इंडस्ट्रीज लगाते हैं, वहां जाके बिजनेस करते हैं, बट हमारी इंडस्ट्रीज का क्या जो हमारे देश में लगनी थी। आप देखते हो ना कि बहुत सारे लोग जो इंटेलिजेंट हैं बहुत ज्यादा, वो लोग भी बाहर की कंट्रीज में चले जाते हैं और उनकी कंपनीज को आगे बढ़ाते हैं। वही लोग अगर इंडिया में रहते तो इंडियन कंपनीज कितनी ज्यादा बढ़ती है, अगर इस तरीके से सोचा जाए। तो कहीं ना कहीं बच्चों बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो चाहे वो ह्यूमन कैपिटल में हो, वो डिस्टर्ब हो जाती है इंटरनेशनल बिजनेस के चक्कर में। जहां पे होनी चाहिए अपने देश में वहां नहीं हो पाती। देखो क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट फोकस में शिफ्ट अटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक नीड्स। और उसके साथ साथ बच्चों पॉलिसी अनसर्टेनिटी। भाई जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो वो पता नहीं ना कब पॉलिसी बदल दे, तो एक अनसर्टेनिटी हमेशा बना रहता है। सडन चेंजेस इन ट्रेड लॉस, चाहे वो बैन्स हो चाहे वो टैरिफ्स हो, इट कैन हार्म ट्रेड रिलेशनशिप्स। ये आपको पता होना चाहिए। लो सर, लिमिटेशंस भी खत्म। अब हम मेन 5 थियरी पढ़ेंगे, समाप्त आपका फिर ये पूरा का पूरा यूनिट। ठीक है, 5 थियरी लेंगी आधा घंटा कम से कम, तो अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के एक एक लाइन मार्क करके फिर क्लोज करेंगे इसको। ओके, देखो क्या लिख रहा है। सबसे पहले बोल रहा है वी ऑफन इंपोर्ट। भाई हम क्या इंपोर्ट करते हैं, हम वो इंपोर्ट करते हैं बच्चों जो हम सही से नहीं बना सकते, या फिर बनाते हैं तो हमको बहुत महंगा पड़ता है। बाहर से ले लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो हम क्या इंपोर्ट करते हैं, दैट वी डोंट प्रोड्यूस इन अवर कंट्री, बट समटाइम्स हम वो भी इंपोर्ट करते हैं जो हम लोकली बना सकते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि कंट्रीज ट्रेड क्यों करती हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों करती हैं, और ट्रेड कैसे बेनिफिट करता है। तो ये सारी जो 5 थियरीज आप पढ़ने वाले हो, इन सब के पीछे लॉजिक बताया गया है कि हम क्यों ट्रेड करते हैं, कैसे वो बेनिफिट करता है, और कैसे इससे इकोनॉमी को पुश मिलता है। तो 5 थियरीज हैं, 1 बाय 1 सब पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले द मर्केंटलिस्ट्स व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सर मर्केंटलिज्म क्या है, व्हाट इज दिस मर्केंटलिज्म? बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना मर्केंटलिज्म, ये सिंपल फोकस करता है किस चीज के ऊपर, ये सिंपल फोकस करता है कि जो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा वो उतना फायदे में रहेगा। सर ऐसा क्यों? भाई देखो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतने ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज रहेंगे। तो इसका फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट 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 पे था। ठीक है, देखो क्या बोलता है, मर्केंटलिज्म वाज अ पॉपुलर इकोनॉमिक आइडिया इन यूरोप फ्रॉम 16 to 18 सेंचुरीज। बहुत पुरानी बात है, बहुत 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 पुरानी। अ कंट्री बिकम पावरफुल एंड रिच बाय एक्सपोर्टिंग मोर। ये ध्यान रखना, जो हमारी मर्केंटलिस्ट थ्योरी है इसके अंदर एक्सपोर्ट पे फोकस है बस, कि एक्सपोर्ट ज्यादा 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 करेंगे। ठीक है, एंड इंपोर्टिंग लेस, इंपोर्ट कम करेंगे। सही है बेटा, उस टाइम पे ना मेनली मेटल्स चलते थे, गोल्ड चलता था, सिल्वर चलता था, अलग अलग प्रकार के मेटल्स चलते थे, और जिसके पास जितने ज्यादा मेटल वो उतना पावरफुल। अब वो कहां से आएंगे भाई, जब एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो मेरे पास ज्यादा मेटल आएंगे, जैसे आजकल फॉरेन एक्सचेंज, और इंपोर्ट करूंगा तो मेरे पास से जाएंगे। तो मुझे इंपोर्ट करना है कम से कम, एक्सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा, तभी तो मैं ज्यादा धन इकट्ठा कर पाऊंगा। और उस टाइम पे धन क्या होता था, मेटल्स। जितना ज्यादा धन उतना मैं पावरफुल। सिंपल सी थियरी। देखो क्या बोल रहा है, द फोकस वॉज ऑन एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठा करना, गोल्ड एंड वेल्थ बाय हैविंग अ ट्रेड सरप्लस। सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे, है ना। द गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू मेक दिस हैपन। सरकार ने बोला हम बिल्कुल कर देंगे ये काम। इट एनकरेज्ड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लेबर, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स। हम ज्यादा से ज्यादा सामान बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। द गोल was to build a strong economy and military power.
स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगी और मिलिट्री पावर बनाएंगे। और पावर किससे बनेगी भाई? जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? माल एक्सपोर्ट करके। सिंपल, बढ़िया सर, वेरी वेरी गुड। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी थियरी आ रही है वो आ रही है एडम स्मिथ की थियरी। एडम स्मिथ की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना कि एडम स्मिथ ने क्या थियरी दी थी। नाम में ही है सब कुछ। क्या थियरी है? द थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। सर एब्सोल्यूट एडवांटेज का क्या मतलब हुआ? एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब सिंपल सा ये है कि आप जिस चीज में अच्छे हो ना, आप वो बनाओ। जो भी चीज आपको परफेक्शन से करनी आती है आप वो बनाओ। देखो क्या बोल रहा है, अ कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड्स इट कैन मेक मोर एफिशिएंटली यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेस। ठीक है, यानी कि इसने बोला आपको जिस चीज में एडवांटेज है ना, आप वो बनाओ। जो आपसे सही से नहीं बनता, जिसमें आपके रिसोर्स वेस्ट होते हैं, क्योंकि रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ तो पहले दिन से बोलता है कि भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको अपनी वेल्थ पे फोकस करना चाहिए। अब वेल्थ पे कैसे फोकस करें? वेल्थ पे फोकस ऐसे करें कि जो मैं कम रिसोर्सेज में बढ़िया तरीके से बना सकता हूं वो तो खुद बनाओ। जहां मेरे रिसोर्स वेस्ट होते हैं वो इंपोर्ट कर लो, छोड़ो, कोई फायदा नहीं है उसे बना के। तो देखो क्या बोल रहा है, अ कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड्स इट कैन मेक मोर एफिशिएंटली। और क्या इंपोर्ट करें? गुड्स दैट अदर कंट्रीज कैन मेक मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, अ कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। एक कंट्री को सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? जब वो प्रोड्यूस करे वो चीज, वो गुड्स यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एज अनदर कंट्री। ट्रेड इज बेनिफिशियल व्हेन ईच कंट्री स्पेशलाइजेशंस इन व्हाट इट डज द बेस्ट। बोल रहा है कि आप एक स्पेशलाइजेशन वाला एरिया देख लो, जो आप बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो वो देख लो और उस पर फोकस करो, बस वो बनाओ। भाई कुछ आप अच्छा बनाते होंगे, कुछ कोई दूसरा नेशन अच्छा बनाता होगा, तो जो आप अच्छा बनाते हो वो आप उनको एक्सपोर्ट करो, जो वो अच्छा बनाते हैं वो आप उनसे इंपोर्ट करो। दोनों का फायदा, ट्रेड भी चल रहा है और दोनों कंट्रीज को अच्छे गुड्स भी मिल रहे हैं। फायदा हुआ या नहीं हुआ? अब इससे पहले वाली जो मर्केंटलिस्ट वाली थ्योरी थी वो तो सिंपल ये बोलते थे कि भैया एक्सपोर्ट करो, बस जितना हो सकता है एक्सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। ये बोलता है वो एक्सपोर्ट करो जिसमें आपको एडवांटेज है, उस तरफ जाओ। समझे? दिस रिजल्ट इन मोर टोटल प्रोडक्शन एंड गेन्स फॉर बोथ द कंट्रीज। ठीक है, जैसे इसने क्या बोला, इसने बोला फॉर एग्जाम्पल इंडिया प्रोड्यूसेस टेक्सटाइल मोर एफिशिएंटली देन व्हीट। सपोज इंडिया में कपड़ा ज्यादा बढ़िया तरीके से बनता है, व्हीट इतना अच्छे से नहीं बनता। कनाडा व्हीट ज्यादा अच्छे तरीके से बनाता है, तो इंडिया को एक्सपोर्ट करनी चाहिए टेक्सटाइल, कनाडा को एक्सपोर्ट करना चाहिए व्हीट। दोनों का फायदा हो, दोनों का क्या होगा? फायदा होगा। ये किसने बोला? ये बोला एडम स्मिथ ने। ठीक हो गया बेटा जी। अब इसके कुछ एजम्पशंस भी है जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या एजम्पशंस है? कि दो ही कंट्रीज की बात हो रही है और दो ही गुड्स की बात हो रही है, ये अज्यूम करके चला है। अब बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी तो भसड़ हो जाएगी यहाँ पे, राइट। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती। इसके बाद लेबर मोबाइल है, मोबाइल का मतलब लेबर इजीली मूव करी जा सकती है, आप आसानी से प्रोडक्शन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। उसके बाद लेबर ही बस इनपुट है, यानी यहाँ पे कोई और इनपुट कंसिडर ही नहीं करा, कोई रॉ मटेरियल नहीं, कोई लैंड नहीं, सिर्फ लेबर की बात हुई है। तो लेबर की मदद से आप जो बेटर वे में बना सकते हो आप वो बनाओ और एक्सपोर्ट करो। जो आपकी लेबर अच्छे से नहीं बना सकती, जो किसी और देश की बना सकती है, वहां से इंपोर्ट करो। ये कौन सी थियरी है? थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक हो गया बेटा जी, परफेक्ट सर। इसके बाद आई थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। सर थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या? देखो यहां पे एक बात समझो बच्चों, भाई एडम स्मिथ की थियरी ने क्या बोला कि दो कंट्रीज हैं, एक इंडिया है एक कनाडा है, तो जो चीज ये बेटर बनाते हैं ये इनको दे दें, जो ये बेटर बनाते हैं ये इनको दे दें। व्हाट इफ इंडिया ही दोनों चीजें बेटर बनाता हो? फिर तो ट्रेड ही ना हो, क्योंकि हम तो अपने आप बना लेते हैं भाई। डेवलप्ड नेशंस तो मेजॉरिटी सारी चीजें बना ही लेते हैं ना, फिर उनको क्या जरूरत है उसके साथ ट्रेड करने की? क्या नीड आई ऐसी? तो एक थियरी आई, थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इसने क्या बोला, इफ अ कंट्री इज बेटर एट मेकिंग एवरीथिंग इट स्टिल बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद अदर्स। तब भी दूसरे से ट्रेड करके फायदा होगा। सर अब कैसा फायदा? बच्चों अब इसने बोला
कि सपोज एक कंट्री दो गुड्स बनाती है, ए और बी, ये कंट्री भी दो गुड्स बनाती है, ए और बी, तो आप ये देखो आप इन दोनों में से बेटर क्या बनाते हो, दोनों में आप किस में एक्सपर्ट हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप दोनों में एक्सपर्ट हो। हाँ ठीक है, इससे अच्छा जरूर बनाते हो, लेकिन फिर भी दोनों में से एक चीज ऐसी हो सकती है जो आपके कम रिसोर्सेज में ज्यादा बन सकता है ना। देखो क्या बोल रहा है, इट शुड फोकस ऑन व्हाट इट डज बेस्ट रिलेटिवली। रिलेटिवली का क्या मतलब है, कंपैरेटिवली। अ कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट द गुड्स इन विच इट हैज द लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इट शुड इंपोर्ट गुड्स वेयर इज एडवांटेजेस लेस। एग्जाम्पल देखो, दो कंट्री है, कंट्री ए, कंट्री बी, ठीक है। अब कंट्री ए जो है 3 किलो स्टील बनाती है, 2 शर्ट बनाती है। कंट्री बी जो है 1 किलो स्टील बनाती है और 1 शर्ट बनाती है। अब देखो ऐसा लेते हैं, स्टील और शर्ट, ठीक है। कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री ए बनाती है 3 किलो स्टील और 2 शर्ट, सही है, या ऐसा लिख लो ज्यादा बेटर हो जाएगा। कंट्री ए, कंट्री बी, ये है स्टील, ये है शर्ट, ये बनाती है 3 किलो स्टील, 2 शर्ट, ये बनाती है 1 किलो स्टील और 1 शर्ट, ठीक है। कितने टाइम में, 1 घंटे की लेबर में। तो अगर 1 घंटा लेबर काम करती है तो कंट्री ए की जो लेबर है वो 3 किलो स्टील बना देती है और 2 शर्ट्स बना देती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कंट्री बी की लेबर में, तो ये 1 किलो स्टील बनाती है और 1 शर्ट बनाती है। अब अगर देखा जाए एडम स्मिथ वाली थ्योरी के हिसाब से, तो भैया ए इज बेटर, ए बेटर है तो इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। अब ये तो किसी में बेटर ही नहीं है, तो ये तो बस इंपोर्ट ही करते रह जाएंगे, हाँ या ना, तो बस इंपोर्ट ही करते रह जाएंगे। अब यहां पे ये थियरी आई जिसको बोला थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब यहां पे देखो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा बोल दूं, लेट सपोज मैं आपको ऐसा बोल दूं कि हमने ये बोला कि अगर देखा जाए 1 घंटे में हम 3 किलो स्टील बनाते हैं और 1 घंटे में हम 2 ही शर्ट बना सकते हैं, तो अगर कंपेयर करें तो घंटा तो एक ही है, लेकिन स्टील ज्यादा बन पा रहा है और शर्ट सिर्फ 2 बन पा रही है, राइट। तो हमने क्या करा, हमने इनको बोला कि भैया शर्ट आप बना दो, शर्ट क्या बना दो, आप बना दो, ठीक है। तो अब हमने बोला कि आप 2 घंटे काम कर लो, लेट सपोज 2 आवर्स आप काम कर लो। अब सोचो इन्होंने 2 घंटे काम किया, ठीक है, और 2 घंटे में बच्चों कितनी ये शर्ट बना देंगे, सर 2 घंटे में तो ये 2 शर्ट्स बना देंगे। 2 घंटे में क्या बना देंगे, 2 शर्ट बना देंगे, राइट। हमने उसी 2 घंटे में स्टील बनाया, हमने उसी 2 घंटे में क्या बनाया, स्टील बनाया। तो हमने भी 2 घंटे काम करा, हमने स्टील बना दिया कितना, 6 किलो। भाई 1 घंटे में 3 किलो बनता है तो 2 घंटे में 6 किलो बन जाएगा, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इस 6 किलो में से क्या करा, हमने इस 6 किलो में से 2.5 kg इनको दे दिया। हमने इस पर्टिकुलर 6 किलो में से 2.5 kg इनको दे दिया और इनसे शर्ट्स ले ली। कितनी शर्ट्स ले ली, 2 शर्ट्स ले ली। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम नॉर्मली अपना आउटपुट देखें कि अगर हम नॉर्मली देखें कि हम काम कर रहे होते 2 घंटा, 1 घंटा स्टील बना रहे होते और 1 घंटा शर्ट बना रहे होते, तो हमारे पास कितना स्टील होता, सर हमारे पास 3 किलो स्टील होता और 2 शर्ट होती। ऐसा ही तो है ना। अब भी हमने 2 घंटे काम करा, अब भी हमने 2 आवर्स काम करा, लेकिन हमारे पास हमने 6 में से इनको 2.5 किलो एक्सपोर्ट करा, क्या 3.5 किलो अभी भी स्टील है, 3.5 kg, और शर्ट्स हमने इनसे ले ली, 2 शर्ट्स हमारे पास अभी भी हैं। देखो क्या हम अभी भी एडवांटेज पे हुए या नहीं हुए, हमें फायदा हो गया बच्चों। हमें क्या फायदा हो गया, हमारे पास स्टील 3 की जगह 3.5 किलो हो गया और शर्ट 2 ही है हमारे पास। शर्ट 2 है या नहीं है बच्चों, फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो ये तो फायदा हुआ ए को। अब बी को देखो जरा, बी को क्या फायदा हुआ, बी को क्या फायदा हुआ सर, बी ने अगर 2 घंटे काम करना होता, बी ने अगर 2 घंटे काम करना होता तो फिर ये कितना स्टील बना पाता,
बी ने अगर 2 घंटे काम करना होता तो 2 घंटे में 2 ही किलो स्टील बना पाता, लेकिन अभी इसके पास 2.5 किलो स्टील है। अभी इसके पास 2.5 किलो स्टील है, तो इसको भी फायदा हो गया या नहीं हो गया बच्चों? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो अगर आप कंपैरेटिव एडवांटेज देखो तो यहां पे भी आप ये देखो कि किसमें आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर एक सेक्रीफाइस करूंगा तो कितना गेन होगा, किसमें आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है और किसमें अपॉर्चुनिटी कम है, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, ये है थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो जरूरी नहीं है बच्चों कि अगर आप दोनों चीजें अच्छी बनाते हो तो आप ही बनाओ। आप भाई ऐसे कंट्री से बनवा लो जहां पे आप उस चीज पे फोकस कर पाओ जो आप ज्यादा बढ़िया करते हो, तो आपका टाइम भी बचेगा और आप दोनों चीजें इंजॉय भी कर पाओगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कंट्री ए इज बेटर एट बोथ, हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। ए बेटर है तो एब्सोल्यूट एडवांटेज तो है, लेकिन कंपैरेटिवली इट गिव्स अप 1.5 kg स्टील फॉर 1 शर्ट। कंट्री बी गिव्स अप 1 kg स्टील फॉर 1 शर्ट। कंट्री बी हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन शर्ट्स। अरे इसकी जरूरत नहीं है, तुम ये समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, यही है मेन चीज। ले लो स्क्रीनशॉट, डन, बढ़िया सर, मस्त हो गया। तो काम दोनों का फायदा होगा, बोथ कंट्रीज विल बेनिफिट। क्यों? ईच फोकस ऑन व्हाट इट डज बेस्ट, मोर टोटल आउटपुट इज क्रिएटेड, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव्स इन बोथ द नेशंस। ठीक है, देखो बोल रहा है इवन इफ अ कंट्री इज नॉट बेस्ट एट एनीथिंग, अब कंट्री भी इतनी अच्छी नहीं थी, इट कैन स्टिल गेन फ्रॉम ट्रेड बाय स्पेशलाइजेशन। वो तब भी फायदा ले सकती है अगर वो स्पेशलाइज कर ले किस चीज में, व्हाट इज रिलेटिवली बेटर एट। ठीक है, ओके, तो हर कंट्री को फायदा होगा इंटरनेशनल ट्रेड से। तो कौन कौन सी थियरी हो गई? एक तो हो गई सबसे पहले मर्केंटिलिस्ट्स वाली, जिसके अंदर तो ये बोला भाई सिंपल एक्सपोर्ट करो, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतने तुम्हारे पास रिसोर्सेज होंगे, उतने तुम स्ट्रांग होगे। उसके बाद आई एब्सोल्यूट एडवांटेज, एडम स्मिथ भाई, इन्होंने बोला एब्सोल्यूट एडवांटेज, आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो आप वो बनाओ, कोई और नेशन किसी और चीज़ में परफेक्ट है तो वो बनाए, जो आपको आता है वो आप एक्सपोर्ट करो, जो उनको आता है वो आप उनसे इंपोर्ट करो, दोनों को फायदा। फिर उसके बाद थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज आ गया। अब सर इसके अंदर क्या बोला गया? इसके अंदर बोला गया कि भले ही आप हर चीज़ में बेटर हो, लेकिन आप कंपेयर करो कि क्या मैं दोनों में से किस में ज़्यादा बेहतर हूँ, और अगर मैं वो ज़्यादा बनाऊं और दूसरा किसी और से बनवा लूं, क्या तब भी फायदा हो रहा है? तो वहां आप पाओगे कि आपका कई जगह फायदा हो जाएगा। परफेक्ट, बढ़िया सर, मस्त हो गया सर। इसके बाद हेक्सर-ओलिन आ गए भाई साहब। हेक्सर-ओलिन का क्या कहना है? दिस थियरी डेवलप्ड बाय एली हेक्सर एंड बर्टन ओलिन। ठीक है, अब ये थियरी क्या है, आओ जी इसको समझते हैं। इस थियरी को ना बच्चों हम लोग फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। सर फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं? बेटा समझो, अभी तक हमने जो 3 थियरीज पढ़ी, उन 3 थियरीज में हमने किसकी बात करी भाई? नंबर 1 एक्सपोर्ट करना है ज्यादा, वेल्थ ज्यादा इकट्ठी करनी है। नंबर 2 उसमें यह बोला गया कि भैया आप एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली चीज देखो, एडम स्मिथ भाई ने बोला। उसके बाद नंबर 3 आप कंपैरेटिवली जो बेटर बनाते हो वो चीज बनाओ, है ना। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप दोनों ही चीजें बेहतर बनाते हो तो तब भी आप खुद ही बनाओ सब कुछ। आप वो चीज ज्यादा बना सकते हो जिसमें आपके रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइज करके हम एक जो चीज कम अच्छे से बन रही है, क्योंकि दोनों एक जैसी नहीं बन रही, वो हम किसी और से भी बनवा सकते हैं, दोनों नेशन का फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये जो हेक्सर है भाई साहब और जो ओलिन भाई साहब है, ठीक है, जो हेक्सर और ओलिन भाई साहब है, इन्होंने बोला कि यार देखो अभी तक आपने जितनी भी थियरीज बनाई सिर्फ लेबर को एज अ फैक्टर कंसीडर करा, बट प्रोडक्शन करते हुए सिर्फ लेबर ही थोड़ी ना होता है, मशीन्स भी तो होती हैं, कैपिटल भी तो होता है बेसिकली। यानी कि 2 प्रकार की प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो आप सिर्फ लेबर ही क्यों कंसीडर कर रहे हो भाई? हमारा मानना तो ये है कि जिस देश के पास लेबर अबंडेंस में है, लेबर बहुत सारी अवेलेबल है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करेगी और वो एक्सपोर्ट करेगी ज्यादा। जिस देश के पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा बढ़िया से काम करती है, यानी मशीन्स अबंडेंस में है, कैपिटल अबंडेंस में है, तो वो इससे प्रोडक्शन करेंगी और एक्सपोर्ट करेंगी। तो हमारा जो फोकस है वो सिर्फ लेबर पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्स कौन सा अवेलेबल है। अगर लेबर है
तो लेबर के साथ प्रोडक्शन करेंगे, बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अगर कैपिटल है तो कैपिटल के साथ प्रोडक्शन करेंगे, बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, कंट्रीज ट्रेड बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव इन अबंडेंस, लेबर और कैपिटल। अ कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स, देश वो एक्सपोर्ट करेगा दैट यूज इट्स अबंडेंट रिसोर्सेज, यानी जो उसके पास अबंडेंस रिसोर्स है उससे बनेगा, है ना। इट विल इंपोर्ट गुड्स, वो इंपोर्ट करेगा जो उसके स्केर्स रिसोर्सेज लगते हैं, यानी मेरे पास जिस चीज के रिसोर्सेज लिमिटेड है मैं वो इंपोर्ट कर लूंगा ना यार, अपने रिसोर्सेज क्यों खत्म करूं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी तो बचाने हैं मुझे, है ना। परफेक्ट सर। जैसे इंडिया हैज मोर लेबर, तो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा वो चीजें जो लेबर से बन जाती हैं, लेबर इंटेंसिव गुड्स, राइट। जर्मनी के पास मोर कैपिटल है तो वो एक्सपोर्ट करेगा वो चीजें जो कैपिटल से जल्दी से बनती हैं, जैसे मशीनरी, गाड़ियां वगैरह। ठीक हो गया बच्चों, ये हेक्चर ऑलिन की थियरी है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि जो चीज हमारे पास अबंडेंस में है वो सस्ती है ना, वो चीप है। तो देखो क्या बोल रहा है, काला काला काला, यूजिंग योर अबंडेंट रिसोर्सेज इज चीपर, सस्ता पड़ता है और मोर एफिशिएंट पड़ता है। दिस गिव्स कंट्रीज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन दोज गुड्स, वहां पे आपको एडवांटेज मिलेगा उन गुड्स में, राइट। उसके बाद बेटा जो आजकल के इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना यह है कि ट्रेड इज नॉट ओनली अबाउट लेबर वर्सेस कैपिटल। सिर्फ लेबर और कैपिटल की भागदौड़ नहीं है, और भी तो फैक्टर्स हैं सर, और फैक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स, बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स हो सकते हैं, यानी मार्केट की डायमेंशंस, एफिशिएंसी इन इंप्रूवमेंट, आप कितना अच्छे तरीके से इंप्रूव कर रहे हो, सीख रहे हो, क्योंकि अब सब जो भी बैरियर्स थे इंटरनेशनल ट्रेड के वो तो हट गए, तो वो सारी चीजें, बेटर इनपुट्स हैं प्रोडक्शन के लिए, राइट। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से चीजें कर सकती है ना। तो बहुत सारी चीजें अब चेंज हो गई हैं, सिर्फ लेबर वर्सेस कैपिटल पे नहीं है, सब चेंज हो गया है। देखो क्या बोल रहा है, की बेनिफिट, कंट्रीज प्रोड्यूस व्हाट दे आर बेस्ट सूटेड फॉर, वो बनाओ जिसके लिए आप परफेक्ट हो। दूसरा, ट्रेड इंक्रीजेस वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटी भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है। बूस्ट कंपटीशन, ये तो सारे एडवांटेजेस में हमने पढ़ लिया। एनकरेज इनोवेशन, इंप्रूव इन्वेस्टमेंट, लीड्स टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। बढ़िया सर। अब एक डिफरेंस आ रहा है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी में और मॉडर्न थ्योरी में। अब सर कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी कौन सी हो गई बेटा, कंपैरेटिव एडवांटेज वाली। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं पढ़ी अभी हमने, एब्सोल्यूट एडवांटेज के बाद कंपैरेटिव एडवांटेज वाली, और मॉडर्न जो अभी पढ़ी ऑक्सरॉली वाली, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा सा डिफरेंस है, आपको दिख भी रहा है क्या, कैमरे में क्लियर ही नहीं आ रहा बेटा। देखो अब आ रहा है क्या, क्लियर नहीं है यार ये, अब आ रहा है क्या। चलो आप एक काम करो, इसको आप एक बार अपने मॉड्यूल से रीड करो, ठीक है। सब वही लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा है। कोई समस्या परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगले चैप्टर के साथ, अगले यूनिट के साथ पहले ये डिफरेंस करवा दूंगा डार्क प्रिंट करा के, ठीक है। दोनों का डिफरेंस है। लो जी, उसके बाद हमारे पास लास्ट थ्योरी आ रही है, बिल्कुल आखिरी, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। ये थ्योरी डिसरिगार्ड कर देती है पिछली सारी थ्योरीज को। इसने बोला भाई जो भी चीजें थी ना वो सब बेकार की चीजें हैं, आप क्या पुरानी पुरानी बातें लेके बैठे हो, अब तो सब बदल गया है, अब तो सब चेंज हो गया है। अब ऐसा नहीं होता कि आप जिसमें बेटर हो आप वही बना रहे हो, अब ऐसा नहीं होता कि आप जिसमें खराब हो आप वही इंपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई, इस तरीके की चीजें नहीं चलती। इंटरनेशनल ट्रेड चल ही रहा है कंट्रीज के बीच में, कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से, कस्टमर डिमांड्स के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के हिसाब से, बहुत कुछ बदल गया है, ठीक है। अब इंडियन ब्रांड्स अगर फोन बनाते हैं, हम बना भी सकते हैं, हम तब भी इंपोर्ट करते हैं। लैपटॉप्स बनाते हैं, बना भी सकते हैं, तब भी इंपोर्ट करते हैं। व्हीकल्स इंडिया में टाटा महिंद्रा है, लेकिन फिर भी बाहर की कंपनीज भी हैं। तो बहुत कुछ चलता है। अब ट्रेड सिर्फ इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है अब कि हम जो बढ़िया बना सकते हैं, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, इन 1980s a new perspective on trade emerged called the new trade theory which added more depth to traditional trade theory like comparative advantage, factor endowment। क्या नया थियरी, नई ट्रेड थ्योरी ने क्या बोला, तो न्यू ट्रेड थ्योरी ने क्या बोला, सबसे पहले इट कंसिडर्स इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है, इसने बोला कि भैया मार्केट के अंदर, जो आप पूरी मार्केट्स पढ़ के आए हो ना,
सिर्फ मोनोपोली जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, यहाँ पे ओलिगोपोलीज भी होती हैं, यानी फ्यू बिग सेलर्स भी होते हैं, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी होता है। तो मार्केट में अब चीजें बदल चुकी हैं, राइट। इंक्रीजिंग द रिटर्न्स टू स्केल, इसने बोला जितना ज्यादा बल्क में बनाएंगे उतना कॉस्ट कम आएगा, तो बल्क में बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है, राइट। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस से भी फर्क पड़ता है कि मार्केट को क्या चाहिए। पीपल लाइक टू हैव ऑप्शंस। ट्रेड बिटवीन सिमिलर कंट्रीज, भाई जो सिमिलर कंट्रीज है वो भी ट्रेड करेंगी, सिर्फ रिच कंट्रीज और वर्सेस पुअर कंट्रीज ट्रेड नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास मिस्टर पॉल क्रुगमैन आ गए, पॉल क्रुगमैन। इनका क्या कहना है, ये भाई साहब कहते हैं मोस्ट ट्रेड हैपन बिटवीन कंट्रीज विद सिमिलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सिमिलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट है तब भी ट्रेड होता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज आप बना रहे हो आप वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो चीज वो बना रहे हैं आप वो इंपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। सिमिलर लेवल का डेवलपमेंट है तब भी ट्रेड होता है। जैसे बोल रहा देखो यूएस और जर्मनी दोनों एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं गाड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड, राइट। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि भाई क्वालिटीज के हिसाब से हो रहा है, नहीं। ही आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड बेनिफिट एवरीवन, even if workers in poor countries earn less, they are still better off than having no jobs at all, right. Krugman also introduced the idea that trade helps fight poverty. भाई ट्रेड होगा तो गरीबी खत्म होगी ग्लोबली by creating better employment opportunities। सही है, ये बेसिकली पॉल क्रगमैन का कहना था। और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे नालायकों, मेरे चिंटू चिंटी, एक लास्ट हमारे पास न्यू ट्रेड थ्योरी में दो चीजें हैं। वो क्या है, एक तो नेटवर्क इफेक्ट, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और नेटवर्क इफेक्ट, ये क्या बोलता है, ये बोलता है बच्चों कि सबसे पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो आपको पता है कि बल्क में प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट कमाएगा, कॉस्ट कमाएगा तो प्रॉफिट होगा, है ना। देखो क्या बोल रहा है, द मोर अ कंपनी प्रोड्यूसेस द चीपर ईच यूनिट बिकम, यानी कि जो पर यूनिट कॉस्ट है, कॉस्ट भी तुमने पढ़ा है, वो कम होता रहता है जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हो, तो पर यूनिट कॉस्ट कम होता चला जाता है। सेलिंग इन बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट, जब हम अपने यहाँ भी बेचेंगे और बाहर भी बेचेंगे तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, खर्चे कम होंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कार कंपनी सेलिंग इन बोथ इंडिया एंड यूरोप कैन प्रोड्यूस मोर कार्स in a better way than if it has to serve only one market। तो आप ये मत देखो ना यार कि अगर हम सिर्फ अपने अपने यहाँ पे चलेंगे तो ही बढ़िया है, नहीं भाई, खुल के व्यापार करो, ट्रेड करो, मस्त ट्रेड करो, ठीक है, ओपन ट्रेड होना चाहिए। और नेटवर्क इफेक्ट का क्या मतलब होता है, अ प्रोडक्ट बिकम्स मोर वैल्यूएबल एज मोर पीपल यूज इट। जितनी ज्यादा लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। यानी देखा देखी, है ना, देखा देखी से भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे फ्रेंड के पास कोई गाड़ी है या कोई मोबाइल फोन है, अब भाई मैंने पिछले साल ही कोई आईफोन लिया था, अब मेरे फ्रेंड ने नया आईफोन ले लिया, तो देखा देखी मेरा मन करेगा यार मैं भी ले लेता हूं नया, जबकि मेरा बढ़िया चल रहा है ना। तो देखा देखी में भी बहुत सारी चीजें चल जाती हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। द बैंड वैगन इफेक्ट इंक्रीजेस द पॉपुलैरिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आर मोर यूजफुल बिकॉज मैनी अदर्स ऑल्सो यूज देम। हमें व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट विंडो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग भी यूज कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि यही है, जबकि हो सकता है कि इससे कुछ बेटर हो, लेकिन नहीं। यहाँ पे बैंड वैगन इफेक्ट या फिर नेटवर्क इफेक्ट काम करता है, जो ये बोलता है कि जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे ना उतना पॉपुलर हो। राइट सर, ये थियरी क्यों मैटर करती है, क्योंकि इसने ये बोला कि कंट्रीज विद सिमिलर गुड्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे बोथ इंडिया एंड जापान एक्सपोर्टिंग कार्स, ठीक है। उसके बाद इट शोज हाउ ग्लोबल ट्रेड इंक्रीजेस वैरायटी, अगर ग्लोबल ट्रेड होगा तो वैरायटी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड इंप्रूव कंज्यूमर चॉइसेस, कंज्यूमर के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। उसके बाद इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ ग्लोबल फर्म्स, टेक्नोलॉजी एंड स्केल इन शेपिंग टुडेज ट्रेड। समझे, तो 5 थियरी हो गई, परफेक्ट। लो जी स्क्रीनशॉट, लो जी, ये तो थी हमारे पास न्यू ट्रेड थियरी, ठीक है, जो आजकल की बात है। पॉल क्रुगमैन भाई का बहुत योगदान है इसके अंदर, डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा। उसके पहले हमें मिल गई कौन सी वाली, हमें मिल गई हेक्सरोलिन नंबर 2,
उसके पहले नंबर 3 कंपैरेटिव एडवांटेज, नंबर 4 एब्सोल्यूट एडवांटेज, नंबर 5 मर्केंटलिस्ट्स थ्योरी। क्या बात है सर, मस्त 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 मस्त। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट। इसके बाद यूनिट 2 करते हैं। छोटा सा चैप्टर है ये, सारे के सारे छोटे छोटे इसके यूनिट्स हैं और बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार रीडिंग जरूर ले लेना मॉड्यूल में से। दैट इज इट। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।